स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्या क्लास टेंथ का साइंस का पी वाई क्यू क्वेश्चन 2019 का है ना। पी वाई क्यू क्वेश्चन देखेंगे 2019 का देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। यह वीडियो आप यह जानिए ना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से पी वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आधा से अधिक क्वेश्चन उठाया जाता है। यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप लोगों को सेट बाय सेट दिया जा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, है ना। प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, ग्रुप ए का है, भौतिक एवं रसायन का है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पहला प्रश्न क्या है, पहला वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तर क्या हो जाए। उत्तर बोला है, उत्तर शब्दों का यह एक वाक्य में दिए शब्द, यह एक वाक्य में देना है, तो किसका उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना, अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग करते हैं, यहाँ पे दर्पण बोला था क्या, यहाँ पे लेंस बोल दिया। देखते हैं क्या, किसी शब्दकोश के छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। 25 सेंटीमीटर होता है। क्या 25 सेंटीमीटर होता है, ये जान लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है, चौथा नंबर। विभवांतर का सहायक मात्रक क्या होगा। वाट होगा, वाट। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वां नंबर। दृष्ट धारा के लिए सर्वत्र का नाम लिखिए। दृष्ट धारा के लिए सर्वत्र नाम लिखने क्या हो जाएगा नाम, शुष्क सेल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर का पहला क्या है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें छेपे है ना, क्या कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें छेपे रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्या 7 होता है ना। और क्षारीय क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्लीय होता है 7 से कम, है ना, कम होता है, और क्षारीय का ज़्यादा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर, लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। लेड एवं टीन का एक मिश्र धातु का नाम लिखना है। मिश्र धातु का नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, सोल्डर। जो हम लोग दुकानों में सोल्डिंग करता है ना, उसको बोलते हैं सोल्डर। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न, एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, है ना। चलिए देखते हैं 5वां नंबर के, आधुनिक आवर्ती श्रेणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है, परमाणु की संख्या आधार है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर, अवतल दर्पण से बनते हुए प्रतिबिंब का एक सचित्र किरण आरेख खींचिए। जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के पास रखने पर, देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, उसको देख लीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर,
निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बोल रहे हैं। ए नंबर क्या है, Na प्लस O2, तो क्या आ जाएगा, NaO2 है, तो इसका संतुलित कैसे होगा, 4Na प्लस O2 क्या O2 एरो 2Na2O होता है ना। चलिए देखते हैं अगला, बी नंबर K प्लस H2O एरो KOH प्लस H2 होता है, तो बी नंबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संतुलित क्या हो जाएगा, 2K प्लस 2H2O एरो 2K प्लस OH प्लस H2 होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हम लोग। 95 नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर। चलिए हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या छठा नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देने बोल रहा है, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। उभय ऐसे धार्मिक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं ना। तो क्या है इसका उदाहरण, Al2O3 तथा ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। क्या 7 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, वो पूछ रहा है क्या, क्यों होता है। चलिए देखते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल प्रवेश करता है तब प्रकाश का परिकर्णन होता है, प्रकाश का परिकर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का परिकर्णन सबसे कम है, सबसे कम, और नीला रंग कम तरंगदैर्घ्य का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के परिकर्णन में नीला रंग की अधिकतम होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, आपके अनुसार उभयकृष्ट गैस की अलग समूह में क्यों रखा गया, उभय समूह क्यों रखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। उभयकृष्ट गैस का संरचना समान है क्योंकि उभयकृष्ट गैसों की संरचना समान है क्योंकि प्रत्येक उभयकृष्ट गैस के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसमें अन्य तत्वों से संयोग करने की परिवर्ती नहीं होती है, अतः यह अक्रिय गैस कहलाती है, अक्रिय गैस कहलाती है। प्राकृतिक में गैस सीमित मात्रा में पाए जानते हैं, इन्हीं कारण से उभयकृष्ट गैस की अलग समूह में रखा गया है, अलग समूह में रखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, है ना। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, क्या रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्या, फोकस इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर और यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। भी इक्वल टू निकालना है और H1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो H2 ज्ञात करना है, भी निकालना है और H2 निकालना है ना। चलिए देखते हैं हम लोग निकालते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u होता है ना। तो इसी में हम लोग लगाएंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-25 1/-25 इक्वल टू क्या होता है, 1/10 माइनस 1/25 बराबर क्या जाएगा, -5 माइनस 2/50 होगा, इक्वल टू 3/50। तो v इक्वल टू 50/3 होता है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 16.66 सेंटीमीटर,
16.66 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आवर्धन एम इक्वल टू वी बट्टे यू इक्वल टू 50/50, 3 × -25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। तो पूर्ण एम इक्वल टू H2 - H1 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा इसका। अतः प्रतिबिंब की स्थिति -16.66 सेंटीमीटर दाईं ओर, आकार वस्तु के छोटा, प्राकृतिक वास्तविक एवं उल्टा होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर ऑक्सीजन के योग का ह्रास, ऑक्सीजन के योग के ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है, उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं ना। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे में क्या है, जैसे में क्या है, इक्वल टू 2Cu + O2, एरो क्या है 2Cu O। तो बी नंबर क्या है 2H2 + O2 इक्वल एरो 2H2 होगा, है ना। तो अब अपचयन वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का ह्रास या कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह जानिए उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे हम लोग देखेंगे ZNO + C एरो ZnCO, बी नंबर क्या है COU + H2 एरो क्या है Cu + H2O होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। 11 नंबर 3 ओम 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किसी प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो एक का क्या होगा 18 ओम, बी 18/11 ओम हो। तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन क्या है। ए नंबर श्रेणी संयोजित में कुल प्रतिरोध इक्वल टू 18 ओम, है ना। तो RH इक्वल टू R1 + R2 + R3 होगा। तो क्या हो जाएगा 3 + 6 + 9 ओम, तो क्या हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा ना जोड़ने पर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। बी नंबर क्या समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध 18/8 ओम। तो क्या हो जाएगा सफल करते हैं 1/RP, है ना। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस में है तो 1/RP इक्वल टू 1/3 + 1/6 + 1/9। तो 1/RP 6 + 3 + 2/18 इक्वल टू 11/18, चूँकि इसलिए RP इक्वल टू 18/11 ओम होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर जिप्सम क्या होता है। इसके 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है। कैल्शियम सल्फाइड डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फाइड डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र क्या था CaSO4 × 2H2 होता है। 2H2 होता है। जिप्सम को 373 डिग्री ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/3 अणु का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। है ना। देखिए इसका सूत्र क्या CaSO4 × 2H2O। तो ताप 373 डिग्री तो CaSO4 ½ H2O + 3/2H2, है ना। अथवा हम लोग का क्या प्रश्न है देखिए। अथवा हम लोग प्रश्न निम्नलिखित सामान्य नाम क्या है। तो क्या होगा पहला क्या CaOH2 इसका सामान्य नाम क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चलिए देखते हैं अगला। बी नंबर क्या है Na2CO3 10H2O का क्या नाम होगा। बी नंबर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, है ना।
चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्या सी NaHCO3 का क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बाइकबोनेट, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुण को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुण को लिखे, है ना। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अणु। ए नंबर क्या है? ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखा घनी होती। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। बी नंबर क्या है? क्षेत्र रेखाओं के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता द्युतिक होती है जिस स्थान पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे के बहुत निकट होती है। सी नंबर का यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यह प्रश्न आपका अथवा में है ना। क्या है? किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अति भारण कब होता है? देखिए यह प्रश्न आपको बार बार बताया जा रहा है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ चुका है ना। तो कब होता है क्या है उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला उत्तर है इसका विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन और अति भारण कब होता है? चलिए देखते हैं ये नंबर। जब हम विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग नहीं करते हैं। जब हम फ्यूज तार का उपयोग नहीं करते हैं तब विद्युत परिपथ में लघु पतन होता है। विद्युत परिपथ में लघु पतन। बी नंबर क्या? भू संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु को के प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। धातु के सावित्रियों की भू संपर्क करने की पृथ्वी की धारा के प्रवाह के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे अगला प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 14 नंबर। इथेनॉल से इथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। इथेनॉल से इथेनाइक अम्ल में परिवर्तन से अभिक्रिया ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का क्षय होता है। अतः इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी वाले रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। क्या है? 15 नंबर। ओम के नियम लिखिए और इसका प्रयोग सत्यापन कीजिए। इसका प्रयोग सत्यापन करने बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्या है? चित्र के आधार पर निम्न प्रश्न होता है और चित्र कहाँ जी? देखिए यहाँ पे चित्र दिया है तो इसके हिसाब से सत्यापन करना है ना। देख लीजिए आप लोग चित्र, उसको हम लोग देखते हैं सत्यापन क्या हो। अथवा में यह प्रश्न है। यह प्रश्न अथवा में था। यह प्रश्न अथवा में है ना। तो ए नंबर क्या है? चित्र का उपयुक्त नाम दीजिए। चित्र का उपयुक्त नाम दीजिए, उसी से है ना। बी नंबर क्या? एक एवं दो के नाम लिखे। सी क्या है? किसी तरह ऊर्जा इस उपकरण द्वारा परिवर्तित की जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। डी नंबर क्या है? इस उपकरण के उपयोग लिखे। ये नंबर क्या? आर्मेचर के परिभाष। हाँ यहाँ पे आपका आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। आर्मेचर को परिभाषित करने बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग परिभाषित करने। यथाम है यहाँ पे ओम के नियम सत्यापन करते हैं। वो प्रश्न था सभी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। वह सभी प्रश्न था। चलिए देखते हैं क्या है। ओम के नियम प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार की आममीटर, वोल्ट मीटर, दाब कुंजी, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध इसलिए इत्यादि लेकर चित्र अनुसार सजा दिया जाता है। आममीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
चलिए देख लीजिए आप लोग, है ना, इस प्रकार से। तो हम लोग सत्यापन करना है, देख लीजिए आप लोग, चित्र इस प्रकार बनाइएगा। अब दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। एमीटर ए से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर भी के विभवांतर का मान माना जाता हो ज्ञात हो जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे घिसकर प्रयोग को बार बार दोहराता जाता है। अलग अलग स्थिति में आमीटर आगे देखते हैं, चलिए। अलग अलग स्थिति में आमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक के प्रभावित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे, है ना, देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से बनाना है आपको सत्यापन के तौर पे। सत्यापन कीजिए उस टाइम। चलिए देखते हैं आगे। अब विभवांतर भी को x अक्ष पर तथा धारा I को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है जो ओम के नियम को साबित करती है ना। और वो वहाँ पे आप लोगों को प्रश्न था, एक नंबर क्या, जनित डायो, है ना, और बी क्या है, रिंग कैसी का, बी नंबर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ब्रूस, सी नंबर क्या हो जाएगा, यह एक उपकरण यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डी नंबर देखिए, डी नंबर क्या, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। प्रेरित धारा उत्पन्न। ई नंबर क्या, यह आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को अनेक चक्रों में लेपेट कर बनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या 16 नंबर, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। क्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 का नामांकन कीजिए। नामांकन करने बोल रहा है, देख लीजिए आप लोग चित्र में। क्या यहाँ इसका नाम, इसका 2, 3, 4 का, ये सभी का नाम अंकन करने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नामांकन करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, दूसरा का स्विच, तीसरा बीकर, और चौथा हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़, और बचा होगा लवण की विलायन, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एथेनाइक का संरचना सूत्र देखिए, क्या C2H3 होगा, C2H3OH हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका देखिए यहाँ पे C2 है, और कितना सी में CH3 हो जाएगा, और इधर C डबल बॉन्ड OH। देख लीजिए आप लोग संरचना सूत्र सभी का है, सभी के देख लीजिए संरचना सूत्र है। ब्यूटेन क्या ना, ब्रोमोपेंटेन देखिए यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से। और क्या है, ब्यूटेन है, क्या ब्यूटोन है, और हेक्सेनॉल है, प्रोपेनॉल है ना। चलिए देखते हैं आप लोग इस सब का भी संरचना सूत्र देख लीजिए। ब्यूटेनॉन है ना, इसी प्रकार। चलिए देखिए यह ब्यूटेनॉल का है, आप लोग देख लीजिए इसका संरचना सूत्र इस प्रकार बनाइएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे हेक्सोनॉल देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से।
क्या है C2H2 अरे हो जाएगा CHCHO, है ना। चलिए देखते हैं अगला। क्या है ब्रोमोपेंटेन की संरचना समय के संभव है, समक संभव। प्रोपेनॉल का देख लीजिए आप लोग भी, इस प्रकार से बनाना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न है क्या है, बी नंबर, ग्रुप बी जीव विज्ञान, मानव सजीव जगत और प्राकृतिक साधन, है ना। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्या, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखे। लार में पाए जाने एंजाइम क्या है, लार में पाए जाने एंजाइम सल्फ्यूरिक एंजाइम, है ना। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, शरीर का मुख्य समूह केंद्र क्या है। समूह केंद्र क्या है, मस्तिष्क का अग्र भाग। तीसरा नंबर क्या है, डीएनए कहाँ पाया था। डीएनए कहाँ पाया था, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जीन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्र पर, डीएनए। पाँचवा नंबर क्या है, ऊर्जा एक स्त्रियों का नाम लिखिए। ऊर्जा एक स्रोत का नाम लिखिए। ऊर्जा का स्रोत का नाम लिखिए, क्या, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या 18 नंबर प्रश्न, मानव वृक्क के क्या कार्य है। मानव वृक्क के कार्य, दो कार्य लिखे। दो क्या कार्य लिखने बोल रहे, तो विक्र द्वारा अपघटित पदार्थों का फिल्ट्रेशन करके मूत्र के निकासन, है ना। दूसरा में क्या, ग्लूकोज एमिनो अम्ल का पुनः अवशोषण करके उपयोग करना। 19 नंबर क्या है, चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या है, नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ है। नदी से बांध बनाने से क्या लाभ है, दो कोई लाभ लिखिए, है ना। क्या हो जाएगा, पहला नदी पर बांध बनाने से दो लाभ है। नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ है, दो लाभ है। पहला क्या है, भूमि कटाव को रोकना। दूसरा क्या, बिजली उत्पादन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 20 नंबर, जैव भू रसायन चक्र क्या है, परिभाषित कीजिए। भूमि पर पाए जाने वाले रसायन जो अवशोषित होकर पौधों में पहुंचाते हैं, उनमें तरह तरह के यौगिकों का संश्लेषण होता है, उन्हें जैव रासायनिक कहते हैं। यह रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में भ्रमण करते हैं और जीवधारी के मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रमण द्वारा पूर्ण भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है प्रश्न 21 नंबर, प्राकृतिक संसाधन क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संसाधन क्या है, स्पष्ट करने बोल रहा है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर, वे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, ईंधन के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हमारे प्राकृतिक संसाधन है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर, क्या 22 नंबर है, रक्त और रुधिर दोनों एक ही है ना। क्या है, इसके दो कार्य लिखे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के कार्य, रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा क्या है, पोषण तत्वों का परिवहन करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में 3 अंतर लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में 3 अंतर लिखने बोला है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दिए। प्रतिवर्ती क्रिया, उदयपिन के प्रति कार्य कर अंग की अचेतन और
अनैच्छिक अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छू जाने पर हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते। चलिए देखते हैं प्रतिवर्ती चाप देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहलाते हैं। इसके कई भाग होते हैं, जैसे ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका, परक तंत्रिका इत्यादि। यह निम्न होता है ना। चलिए देख ले, हम लोग थोड़ा सा आगे और थोड़ा देख लेते हैं। क्या ग्राही से संवेदी तंत्रिका कोशिका होता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका से मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिका कोशिका और उसके कार्यकर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य? हमारे शरीर में ग्राही क्या कार्य? ग्राही कार्य न करने पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ग्राही सूचनाओं का ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहाँ उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। तद अनुसार एक उपयोग आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका तंत्र द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञान इंद्रियों में भेजा जाता है। दर्द अनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार के कार्य नहीं करेंगे तो सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेंगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यकता कार्य संपादित नहीं हो सकेंगे और वह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। क्या है? 25 नंबर प्रश्न। चित्र का अवलोकन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। देखिए यहाँ पे 1 और 2 है। देखिए आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक और 2 किन जंतुओं के और कौन से अंग? किन जंतुओं के कौन से अंग है? क्या है? एक हावेल का फिलिपन और दूसरा चमगादड़ का पंख। यह अंग उत्पत्ति संबंधित समानताओं के आधार पर यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि विकास के दीर्घकालीन आयाम में सभी जीव समान पूर्वजों से उत्पन्न हुए, परंतु विभिन्न परिस्थितियों तथा कारणों से यह एक दूसरे के भिन्न एक दूसरे से भिन्न हो गए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। यह प्रश्न आपका अथर्व है। अथर्व जीन क्या है? जीन कहाँ स्थित होते हैं? आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका है? आनुवंशिकता में इसकी क्या भूमिका? यह जीनों की विशेषताओं का उल्लेख करने वाला है। चलिए देखते हैं। गुणसूत्र पर पाई जाने वाली वे भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, जीन कहलाती है। यह डीएनए का बना होता है। कोशिका केंद्र में पाए जाने वाला प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। डीएनए का प्रत्येक छोटा खंड जीव के किसी लक्षण की अभिव्यक्ति को निर्धारित करता है। डीएनए के इसी छोटे खंड को जीन कहा जाता है। जीन आनुवंशिकता गुणों का वाहनी करती है। यह पैतृक लक्षणों को आगे पीढ़ी में पहुंचाती है ना। चलिए देखते हैं आगे 26 नंबर प्रश्न। क्या 26 नंबर प्रश्न? अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अवस्थाओं का वर्णन करने बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग वर्णन करते हैं।
चलिए वर्णन करते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। जब अमीबा अपने आसपास किसी खाद्य पदार्थ को महसूस करता है तो वह उस खाद्य पदार्थ के चारों ओर अपने पदार्थ को फैलाकर उसे भक्षण करता है और फिर उसमें पोषक रस को अवशोषित कर उसे उत्सर्जित कर देता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। समजातीय और समरूप अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग वर्णन करते हैं। समजातीय और समरूप अंग क्या है। समजातीय अंग विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जिसके अभिलक्षण उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण मेंढक, छिपकली, पक्षी एवं मानव, है ना। के अग्रपाद हेल का फिलप और चमगादड़ का पंख। समृत या समरूप अंग। समृत या समरूप अंग विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं समरूप अंग का या समृत अंग कहलाते हैं, है ना। उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण चिड़िया का पंख एवं चमगादड़ का पंख। चिड़िया का पंख एवं कीट का पंख, है ना। अशोषी अंग क्या। अशोषी अंग जीवों के ऐसे अंग जिसमें काफ़ी समय पहले कार्य संपन्न किया जाते हैं लेकिन धीरे धीरे उन अंगों की उपयोगिता नहीं की गई तथा जो इस कारण पृष्ठभूमि में चले गए अवशोषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा। मानव में शरीर फोर एपेडियक्स, न्यूट्रेटिक झिल्ली, बाहरी कान की पेशियाँ, पूंछ, कशेरुक आदि, है ना। हाँ, यह आप लोगों का क्लास 10th का साइंस का PYQ क्वेश्चन है। क्लास 10th का साइंस का PYQ क्वेश्चन समाप्त हो गया, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।